Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 44 of the chapter Organic Chemistry Some Basic Principles and Techniques. पिछले वीडियो में हमने जेल्डाल मेथड किया। मैंने आपको समझाया कि कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम नाइट्रोजन का जेल्डाल मेथड से। अब इस वीडियो में मैं इसी डिस्कशन को आगे लेते हुए जाऊंगी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें जेल्डाल्स मेथड यूज नहीं करते। कल जब मैंने आपको बताया कि जेल्डाल्स मेथड कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं ताकि हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मिल जाए, मैं एनकरेज करूंगी कि आप उस वीडियो को देखकर फिर इसे देखें, क्योंकि अब हम उस डिस्कशन को फर्दर लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे इसमें। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें जेल्डाल्स मेथड यूज नहीं होता? जेल्डाल्स मेथड को हम नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में यूज करते हैं। अगर नाइट्रोजन कहीं पे किसी ऐसे कंपाउंड में इस तरह से प्रेजेंट है कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेजोनेंस जो होती है किसी भी एटम को जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देती है। तो नाइट्रोजन जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली रिंग कंपाउंड्स में जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो उन सिचुएशंस में वो नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता उसके लिए अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, वो नाइट्रोजन टूट के निकल नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आप जेल्डाल्स मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नाइट्रोजन है भी तो भी वो निकल के अमोनियम सल्फेट बनाएगा ही नहीं। तो नाइट्रोजन जेल्डाल्स मेथड, ये मेथड जो है ये उन कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होता जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट होता है। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो ये एराइल ग्रुप है, ये नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। जो सेकेंड बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है इसमें रेजोनेंस होता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने के कारण ये निकल नहीं सकता और इसलिए ये अमोनियम सल्फेट नहीं बनाएगा, और अगर नहीं बनाएगा तो नेचुरली आप जेल्डाल्स मेथड इसके लिए यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली एजो ग्रुप क्या होता है? डायजीन क्या होती है? डायजीन इज HN डबल बॉन्ड NH। अगर इन हाइड्रोजन्स की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए या एराइल ग्रुप लग जाए तो वो एजो कंपाउंड बन जाता है। इस ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं। अगर एजो ग्रुप भी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, जैसे पिरिडीन एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन पिरिडीन कैसा होता है कि पिरिडीन ये नाइट्रोजन है, ऐसा लगता है कि बेंजीन रिंग में एक कार्बन को नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसमें भी नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो एक तरह से आप देखो तो इस एजो ग्रुप का ही मॉडिफिकेशन है, उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशंस में जहां नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वैसे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम सल्फेट नहीं देगा, और क्योंकि वो अमोनियम सल्फेट नहीं देगा इसलिए हम उसको जेल्डाल्स मेथड से एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन क्या है? कब जेल्डाल्स मेथड नहीं यूज हुआ कि कंपाउंड में नाइट्रोजन तो है लेकिन वो या तो नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट है या वो एजो ग्रुप में प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग में है, तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें resonance में। The method is not applicable to compounds containing nitrogen in the nitro and azo groups. If in nitro and azo groups present in the ring, for example pyridine में, as nitrogen of these compounds does not change to ammonium sulfate. ये जिन compounds में nitro azo group present होता है, ring में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उन केसेस में ये जो है जेल्डाल्स मेथड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और वो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये था जेल्डाल्स मेथड की पूरी एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सेप्शन भी। अब हम सॉल्व करते हैं, ये एक सॉल्व एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में। सॉल्व एग्जांपल 12.22। क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के टाइम में प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल्स मेथड, जब एस्टिमेशन कर रहे थे नाइट्रोजन की जेल्डाल मेथड पे के साथ, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड जो टोटल था वो 0.5 ग्राम्स था, तो मास जो कंपाउंड का है वो कितना है? 0.5 ग्राम्स। 0.5 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड को जेल्डाल्स एस्टिमेशन में नाइट्रोजन की, उसने जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ उसने 10 ml 1 मोलर H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया।
या उसके साथ रिएक्ट किया। देखो रिएक्शन क्या था, अमोनिया टू अमोनिया ट्वाइस अमोनिया कंबाइंस विद H2SO4 टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब हमें पता है कि अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो 1 मोल H2SO4 कितने अमोनिया को न्यूट्रलाइज करता है, 2 मोल्स को। तो अगर ये हम 1 मोलर सॉल्यूशन का 10 मिलीलीटर लेते हैं, 10 ml लेते हैं, तो अमोनिया कितना होगा उसके, अगर सेम मोलैरिटी हो तो अमोनिया कितना होगा 20 ml। 10 into 2, क्योंकि ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 को, विच इज इक्वल टू 20 ml। इसका मतलब अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ होगा 20 ml, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी 1 मोलर, राइट। अब इसको यूज करते हुए हम उसकी हमें ये पता चल गया कि कितना अमोनिया था, कितना अमोनिया था उससे हम नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे, और नाइट्रोजन के मास से हम उसकी मास परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब देखो क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें पता है कि 1000 ml अमोनिया जो होता है, 1 मोलर अमोनिया हैज नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम्स। ठीक है, द मास ऑफ नाइट्रोजन हैज द मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम्स। तो 1 ml अगर अमोनिया होगा तो उसमें कितना होगा 14 अपॉन 1000। ठीक है, और हमारे पास है कितना 20 ml अमोनिया, तो 20 ml अमोनिया में कितना मास होगा नाइट्रोजन का 14 अपॉन 1000 इंटू 20। ये तो 1 ग्राम का मास है, 1 ml का मास है, तो 20 ml का कितना होगा इंटू 20। तो ये है इतने ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है अगर आपके पास 20 ml अमोनिया है। अब इतने ग्राम नाइट्रोजन कहां से निकला, 0.5 ग्राम कंपाउंड में से निकला। तो हम कहेंगे अब हमें 0.5 ग्राम में इतना नाइट्रोजन है तो 100 में कितना होगा ये पता करना है। तो हम बोलेंगे कि 0.5 grams of the compound has nitrogen equal to 14 upon 1000 into 20 grams। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, डिवाइड कर दो इसे 0.5 से, और 100 ग्राम्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 ग्राम से। यूनिटरी मेथड आपने यूज किया। ठीक है, अब ग्राम हट जाएगा क्योंकि यहां पे नीचे भी ग्राम था वो भी ग्राम था, तो यूनिट्स क्रॉस हो जाएंगे, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो दे विल गेट क्रॉस्ड। एंड 20 ml एंड मतलब 14 ग्राम्स एंड 0.5 ग्राम्स, 20 एंड 1000 ml थे, इसलिए वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास परसेंटेज जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ परसेंट ही होता है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 56%। ठीक है, तो 56% है नाइट्रोजन उसमें उस कंपाउंड में, तो वो है उसकी मास परसेंटेज। The percentage of nitrogen, find out the percentage of nitrogen in the compound। अब जेल्डाल्स मेथड को समझने के लिए एक और प्रॉब्लम जो आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो मैं करा देती हूँ, क्योंकि उसे करके आप कैलकुलेशंस और इस पूरे मेथड को कैसे जो स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस के साथ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये मेथड। और उस एक प्रॉब्लम के बाद मुझे लगता है कि जेल्डाल्स मेथड में आप कॉन्फिडेंट होंगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उस प्रॉब्लम को लिखने के लिए 1 सेकेंड दीजिए। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन 12.33 है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का, और मुझे लगता है क्योंकि इसमें सब तरह की कैलकुलेशंस हैं, मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपको जेल्डाल्स मेथड में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी आसान लगेगी अगर आप इसे अच्छे से समझ के करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sample of 0.5 grams of an organic compound, एक सैंपल था ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.5 ग्राम, was treated according to Geldar's method। उसको Geldar's method से ट्रीट किया गया, और जो अमोनिया इवॉल्व हुआ, the ammonia evolved was absorbed by 50 milliliters of 0.5 molar H2SO4। जो अमोनिया इवॉल्व हुई उसको 50 मिलीलीटर्स ऑफ H2SO4 0.5 मोलैरिटी के H2SO4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब किया गया। उसमें से कुछ एसिड तो यूज हो गया, जो बच गया रेजिडुअल एसिड, उसको कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ी, उसे 60 मिलीलीटर्स 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है नाइट्रोजन का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम पहले तो देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनकी स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। और हमारा एम क्या है कि हम पहले तो ये पता करें कि जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ उसकी वॉल्यूम क्या थी। एक बार हमें अमोनिया की वॉल्यूम पता चल जाएगी तो हम उससे अमोनिया का नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे, और जब हम नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे उसके बाद तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हमें उसका मास परसेंटेज निकालना है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अब हम पहले देखें कि हमें क्या क्या दिया है। ओरिजिनली कंपाउंड का जो मास है वो उसे m कहते हैं। m कितना था? 0.5 ग्राम्स। ठीक है, 0.5 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको जेल्डाल्स मेथड से किया। जो अमोनिया इवॉल्व हुई वो एब्जॉर्ब हुई 50 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 से। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो V बोला है हमने टेक्स्ट बुक में इक्वेशन में, वो जो वॉल्यूम है वो कितना है? वो वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर्स। 50 मिलीलीटर्स H2SO4 हमने यूज किया। और मोलैरिटी ऑफ H2SO4 कितनी है? H2SO4 कितने मोलर सॉल्यूशन है? उसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर। ठीक है, अब उसके बाद हम बोलते हैं कि उसने रिक्वायर किया कि जो बच गया एसिड उसको कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम को हम V1 बोलते हैं। V1 कितना है? 60 मिलीलीटर्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी ऑफ NaOH भी 0.5 मोलर है। मतलब दोनों H2SO4 और NaOH की मोलैरिटी जो है सेम है। इसका मतलब जो स्टोइकियोमेट्री है इक्वेशन की, हम उसी के हिसाब से हम चलेंगे, और क्योंकि दोनों की मोलैरिटी सेम है हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से दो रिएक्शंस हैं जिनको यूज करके हम पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या था अमोनिया का, या वॉल्यूम क्या था? सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये तो टोटल वॉल्यूम था H2SO4 का, और ये वॉल्यूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हमें ये पता करना है कि इस वॉल्यूम H2SO4 में से कितना जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, और कितना है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया। तो दो रिएक्शंस हैं जिन्हें हम लिखेंगे और जिनकी स्टोइकियोमेट्री हमें पता होनी चाहिए। तो हम पहले वो रिएक्शंस लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ। H2SO4 twice NaOH will react with H2SO4 to produce Na2SO4 plus twice H2O। ठीक है, एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ आखिर में, और इससे पहले क्या रिएक्शन हुआ था कि जो अमोनिया कंबाइन किया था 2NH3 combines with H2SO4 to produce NH4 whole twice SO4। ठीक है, अब इससे हम क्या देखते हैं? हमें क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम दी है कि ये कितनी है? 60 मिलीलीटर्स। ठीक है, हम यहां से शुरू होंगे। 60 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया हुआ है जो V1 है। अगर हम मोलर इक्वेशंस देखें, 1 मोलर सॉल्यूशन होता, तो अगर हम 1 लीटर इसका H2SO4 का लेते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कितना लेना पड़ता? 2 लीटर्स, क्योंकि इसकी रेशियो ट्वाइस है। अगर दोनों की मोलैरिटी सेम है जो है 0.5, तो इसलिए जो भी वॉल्यूम इसका है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम उससे डबल होगा। तो अगर 60 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम है तो H2SO4 का वॉल्यूम कितना होगा? 60 से आधा, तो 60/2 होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम पहले क्या है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 V is equal to 50 ml। पहले तो टोटल हमारा 50 ml था। अब वॉल्यूम ऑफ H2SO4 used to react with NaOH कितना होगा? NaOH कितना होगा? NaOH से जो H2SO4 रिएक्ट किया उसका वॉल्यूम क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 ml। ठीक है, NaOH के साथ जो रिएक्ट किया वो H2SO4 कितना था? 30 ml। टोटल NaOH कितना था? 50 ml। उसमें से 30 NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो जो बाकी था वो किसके साथ रिएक्ट किया? वो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, और उस वॉल्यूम में हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम इससे निकाल लेंगे कि therefore the volume of H2SO4 that reacted with ammonia will be equal to 50 minus 30 which is equal to 20 ml। ठीक है, हमें 20 ml पता चल गया कि 20 ml जो है वो रिएक्ट किया अमोनिया के साथ।
अब हमें यहां से ये पता चल गया है कि ये 20 ml है, ठीक है, 20 ml अमोनिया के साथ रिएक्ट किया। अब फिर से इक्वेशन देखो कि 1 मोल अगर H2SO4 है तो 2 मोल्स अमोनिया होना चाहिए, राइट? तो अगर ये 1 मोल है, अगर ये 20 ml है तो ये कितना होना चाहिए, उससे डबल होना चाहिए। तो अमोनिया की वॉल्यूम कितनी होगी, 40 ml। फ्रॉम दिस वी से दैट 20 ml H2SO4 reacts with ammonia which is equal to 20 into 2 which is equal to 40 ml। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है वो 40 ml है। अब हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर अमोनिया हैज नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम्स। 1000 ml अमोनिया का मास 17 ग्राम्स होता है, जिसमें से 3 निकाल दो जो हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन उसमें 14 ग्राम्स होता है। लेकिन मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। लेकिन हमारे पास क्या मोलैरिटी है सबकी, 0.5 0.5, इसलिए अमोनिया भी जो है वो 0.5 ही होगा। तो हम बोलेंगे अगर 1 मोलर का मास ये है तो 0.5 का कितना होगा, 1 मोलर का मास इतना है तो 0.5 का कितना होगा, 14 इंटू 0.5, ठीक है। अब हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं कि इतने ग्राम्स है 0.5 मोलर, 1000 ml ऑफ 0.5 मोलर अमोनिया विल हैव नाइट्रोजन इक्वल टू 14 इंटू 0.5। तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में अपॉन 1000 हो जाएगा, और हमारे पास है कितना, 40 ml। तो 40 ml में कितना होगा, 40 ml में इंटू 40। तो ये है मास नाइट्रोजन का। ये जो नाइट्रोजन है ये किस में से निकला है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका मास क्या था, उसका मास m जो था वो 0.5 ग्राम था। 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इतने ग्राम जो है नाइट्रोजन निकला, और या उसमें से इतना नाइट्रोजन था। तो अब हम उससे उसकी मास परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 0.5 grams of the compound has nitrogen equal to 14 into 0.5 upon 1000 into 40 grams of nitrogen. So 1 ग्राम का कितना होगा, डिवाइड बाय 0.5, और 100 ग्राम का कितना होगा, इंटू 100, ठीक है। 0.5 0.5 cancelled, 100 2 zeros cancelled, 10 cancelled, 14 fours are 56%, ठीक है। So what is the percentage, mass percentage of nitrogen, 56%। एक और तरीका इसे आप कर सकते थे, अगर आप इसे इस तरह से लंबे तरीके से समझ के नहीं करना चाहते, तो जो हमने वैल्यूज दी थी v, हम आपके जो टेक्स्ट बुक में जो इक्वेशन है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 इंटू मोलैरिटी जो 0.5 है, इंटू ट्वाइस इंटू v टोटल वॉल्यूम माइनस v1 वॉल्यूम ऑफ NaOH अपॉन 2 अपॉन 1000 into 100 upon m is the mass of the compound। ये सारी वैल्यूज आप दे दो और फिर इस इक्वेशन को रट लो और इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल दो, तो भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो जो है वो मेथड रट के करने वाला जो है वो परमानेंट नहीं होगा, वो आप थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसे समझ के करोगे तो आपको ये बेटर सर्व करेगा। मेरे हिसाब से समझ के करना इज ऑलवेज मच बेटर। तो इसके साथ जेल-डाल्स मेथड जो है इसको मैं रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आओ बहुत मजेदार है केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।